नमस्कार। योग विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार सह वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। सेमिनार के अंतिम दिवस इस समापन सत्र में भी आप सभी का स्वागत है। समापन सत्र के पूर्व जो हमारे इससे पहले का जो सेशन चल रहा था उससे कुछ प्रश्न बाकी हैं, तो उसके लिए हमारे बीच डॉक्टर कप्तान सिंह, सहायक आचार्य श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय रायपुर, और हमारे श्री छविराम सोनवानी जी, छविराम साहू जी, सोनवानी जी हमारे भी जरूरी हैं, तो उनका भी स्वागत है। कुछ प्रश्न बचे रह गए हैं, कुछ प्रश्न जो थे वो योग गुरु श्री धीरेन्द्र सिंह जी से भी पूछना था, वो भी बचे रह गए हैं, तो हम वो दोनों तीनों प्रश्नों को लेकर के इस सत्र को समाप्त कर देंगे, उसके बाद समापन कर देंगे। तो मेरा अनुरोध है कि एक जो प्रश्न था, ये प्रश्न आया है डॉक्टर रविंद्र कुमार राणा, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। उन्होंने पूछा है कि योग का सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है, योग के माध्यम से योग साधकों को रोजगार कैसे मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से कप्तान सर इसका बताएंगे। देखिए, ये बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है और डॉक्टर रविंद्र कुमार राणा जी ने पूछा है। जनरली हम लोग कहते हैं कि अगर हमें अपने व्यक्तित्व का विकास करना है तो योग का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रश्न में इन्होंने कहा कि योग का सर्वांगीण कैसे विकास। योग का सर्वांगीण विकास से तात्पर्य यह है कि योग अपने मूल रूप में और नवीन रूप में, ये दोनों रूप में हमारे सामने आए। मूल रूप में इसलिए कि जब योग का साहित्य लिखा गया है उससे हजारों साल पहले भी योग का अभ्यास होता था। ऐसा नहीं कि योग सूत्र लिखने के समय से योग का अभ्यास प्रारंभ हुआ हो। योग विद्या सनातन विद्या कही गई है, इसका कोई आदि मध्य और अवसान नहीं है। तो उसके सर्वांगीण विकास के लिए मतलब यह है कि मूलतः जैसे 3 रूप में योग विद्या का विस्तार हो रहा है। जो योग की साधना आध्यात्मिक साधना के रूप में करते हैं उनके लिए योग एक साधना पद्धति है, जिसका उन्होंने साधना करके परम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि कर सकते हैं। लेकिन हम व्यावहारिक जीवन में है, सांसारिक जीवन में है, लौकिक जीवन में है, तो इस बात की बड़ी संभावना है कि सब लोग उस मार्ग पर ना चल सके, इतने बड़े कठिन मार्ग का अनुगमन कर सके, शायद ऐसा संभव ना हो। इसलिए उस बहुत बड़े लक्ष्य को सरल करके जो सांसारिक लोग हैं उनके लिए योग एक जीवन पद्धति है। जो साधक हैं उनके लिए साधना पद्धति है, जिससे वे समाज की उपलब्धि कर सके, और जो सांसारिक लोग हैं उनके लिए एक जीवन पद्धति है, जिससे वो अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की उपलब्धि कर सके, सुखी जीवन जी सके। लेकिन इन दोनों संभावनाओं के साथ साथ इस बात की प्रबल संभावना है कि हम किसी शारीरिक मानसिक व्याधि से ग्रस्त हो जाएं, तो रोगियों के लिए यह उपचार पद्धति के रूप में है। योगियों के लिए साधना पद्धति है, भोगियों के लिए जीवन पद्धति है, और रोगियों के लिए यह उपचार पद्धति के रूप में है। जिसको जहाँ जैसी जरूरत हो वह उस रूप में योग को अपना करके अपना विकास कर सकता है। और जब योग अपने मूल रूप में स्थापित होगा तो आपको इसका पूरा, जैसे किसी का चेहरा का अगर फोटो लेना हो तो पूरे चेहरे की फोटो लेना होता है, तब समझ में आता है कि किसका चेहरा है। हर उसके कान का फोटो ले लो, उसका नाक का फोटो लो, पहचानने में परेशानी हो। ऐसे ही योग को जब आप समग्र रूप में एज अ होल एक्सेप्ट करते हो, तब आप योग
संपूर्णता से और सही तरीके से जान पाते हो। इसका जब आप एकांगी अनुशीलन करते हैं, एक पक्षीय आधा अधूरा इसका हम अनुशीलन करते हैं, तो उससे हमें योग के समग्र पक्ष का बोध नहीं हो पाता है। जैसे जैन दर्शन में हम बताते हैं सिद्धार्थवाद का उदाहरण में कि 6 अंधे लोग थे, वे लोग हाथी को ऐसे ऐसे छू रहे थे। कोई कहा हाथी सांप जैसा होता है, कोई बोलता हाथी कम्बा जैसा होता है, कोई कहा हाथी जो है तो सूप जैसा होता है, कोई कहा अजगर जैसा होता है। तो आज जैसे योग में अभी योग क्या है ऐसा भी प्रश्न लाएंगे तो 50 प्रकार के उत्तर आएंगे, और कभी कभी वो उत्तर बड़े विरोधी भी हो सकते हैं। बहुत सेमिनार कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, योग के कितने अंग है, 8 अंग है कि 6 अंग है कि 18 अंग है कि 12 अंग है, इस पे बड़े मतभेद। उसके बाद इस योग करने से ज़्यादा फायदा होगा, उस योग करने से ज़्यादा फायदा होगा। पहले तो योग की शाखाएं थी, हठ योग, राजयोग, भक्ति योग, प्रपत्ति योग, क्रिया योग। उसके बाद बहुत बड़े बड़े योगाचार्यों ने अपने नाम को योग के आगे जोड़ करके, उसके बाद विक्रम योगा, हाठ योगा, फलाना योगा, ढिमाका योगा, इसका योग से कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। उसको भी योग का लेवलिंग करके इस रॉ मटेरियल को, इस फर्जी प्रोग्राम को ऐसे फॉल्स लेवलिंग करके बेच दिया। दुर्भाग्य था कि पिछला 30 साल जो है जितना यूरोप और अमेरिका में जिस रूप में योग का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, वो बहुत ही अशास्त्रीय, अप्रामाणिक, अवैज्ञानिक और अनुपयोगी था। इसलिए उनका मोहभंग हो गया और उन्होंने शास्त्रीय योग को अपनाना किया है, जिसका आधार योग शास्त्र है, जिसका आधार श्रीमद् भगवद गीता है, अष्टोपनिषद का है, योग सूत्र है। तो शास्त्रीय योग का ही प्रचार करें। हमारे आर्ष ग्रंथों पर, वैदिक ग्रंथों पर आधारित हमारा योग जो पूरी तरह वैज्ञानिक है, विज्ञान से प्रमाणित है, और जो विज्ञान को भी प्रमाणिकता प्रदान करता है। कभी भी योग को ऐसा डिवाइस नहीं करना चाहिए कि योग वैज्ञानिक है। आपको जितना जरूरत है वैज्ञानिक योग की, उतना ही जरूरत है, उससे ज्यादा जरूरत है यौगिक विज्ञान की। अगर यौगिक विज्ञान इस दुनिया में होता तो शायद ये कोरोना जैसी बीमारी हमारे समाज में ना होती। आज बायोलॉजी पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि कितना नॉन एथिकल काम हो रहा है, वायरस वार चल रहा है। कोई जरूरी नहीं कि कोरोना वायरस एक दुर्घटना से फैला हो। कहने का मतलब है कि योग का सर्वांगीण विकास तब होगा जब वह शास्त्रीय आधार पर आधारित होगा और हमारी जरूरत के हिसाब से उसका पालन किया जाए। योग का विकास तब होगा जब वो शास्त्रीय शैली में उसका पूरा काम होगा। ये बहुत अच्छा उत्तर रखा, जो फिलहाल आमतौर पे नहीं हो पा रहा है। लोग जो है सीधे जो है डॉक्टर के पास गए, पहले भी लगा था कि डॉक्टर के पास गए और बोले कि मुझे फला बीमारी हो गई है। डॉक्टर जो है उनको कोई दवाई या कोई टैबलेट, कैप्सूल या सिरप लिख के दे देता है। वैसे ही हमारे जो है लोग बोलते हैं कि मुझे फला बीमारी हो गई है और सही हो करे और ठीक हो जाए। तो ये पहले दिन भी ये बात होती थी कि शास्त्रीय को प्रयोग समझना है, तब उसका लाभ मिलेगा। और ये जो हमारा प्रोग्राम था वो योग के विचार पक्ष को सामने लाने के लिए था। योग के आसन और प्राणायाम आप सीख सकते हैं, लेकिन योग का विचार पक्ष जो है आपको कोई गुरु ही दे सकता है ना, किताबों में नहीं मिल सकता। विचार एक मानव से दूसरे मानव तक ही फैल सकता है। इसलिए ये कार्यक्रम हमने आयोजन किया था। अगला प्रश्न लेते हैं श्रीमती कविता तिवारी रायपुर से। उन्होंने छविराम जी से प्रश्न पूछा है कि नशा युक्त होते हुए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आया और योग की प्रेरणा कहाँ मिली, कैसे मिली। हालांकि इनका प्रश्न उन्होंने उसी टाइम तो रखा तो था, लेकिन फिर भी हाँ, उस क्षण को जो है उस क्षण को क्षण के रूप में रखेंगे क्योंकि हमारा समय उधर का भी हो रहा है। लंबा ना हो जाए तो बाकी ध्यान रखेगा। संक्षेप में अपनी बात। वास्तव में एक गुरु जो है जीवन बदलता है। और
गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी तो गुरु के बातों को आप अमल करेंगे। मैंने गुरु के प्रति समर्पण किया और गुरु ने जैसा कहा वैसा संकल्प कर लिया। 1 मिनट में मैं आज से कोई नशा नहीं करूंगा, कोई मांस भक्षण नहीं करूंगा। ऐसे पूज्य स्वामी जी ने हमें 5 दिन के शिविर में 2004 में संकल्प कराया और एक क्षण में हमने उसी दिन उस दिन से लेकर आज तक हमने कभी गुरु के दिए गए वचन को कभी हमने तोड़ा नहीं। ये सबसे बड़ी ठीक है। तो कैसे योग की दिशा में आगे बढ़े, मतलब कैसे प्रभावित कि मुझे सभी जाने। अच्छा चलिए इनका भी जवाब कि कैसे मैं योग के क्षेत्र में जाऊं ऐसे करके। मुझे वास्तव में मैं आपको शॉर्टकट में ही आंसर दे रहा हूँ, लंबी चौड़ी नहीं। मैं एक्चुअल में हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर था और मुझे खेल कूद में इंटरेस्ट था। मैं यहाँ साइंस कॉलेज से गेम्स में मैं गोला हनुमान के नाम से जाना जाता था। गोला कबड्डी भी खेलता था, क्रिकेट भी खेलता था, चाइनीज चेकर भी खेलता था मैं इसमें। और बैडमिंटन का तो मैं रायपुर जिले का भी चैंपियन रहा बैडमिंटन का। तो मुझे खेल में इंटरेस्ट था। तो मैं हायर सेकेंडरी में जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मुझे खेल विभाग दे दिया गया। मैं खेलता था बच्चों के साथ। तो पीटीआई के रहते हुए मुझे खेल, क्योंकि खेल में मैं ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था। पीटीआई के भाग जाते थे लेकिन मैं वहाँ मुझे खेलना रहता था। एक्चुअल में मुझे खेलना रहता था। खेल के साथ साथ मैंने एक बार मेरे साथ जो परिवर्तन हुआ उसको बता रहा हूँ। एक बार गायत्री शक्तिपीठ से 3 बच्चे आए जब झूला में मैं पोस्टिंग थी हायर सेकेंडरी में, विश्वविद्यालय से, वहां से गायत्री के विश्वविद्यालय से वो 3 बच्चों ने, हमारे एक शिक्षक थे वो गायत्री शक्तिपीठ से जुड़े हुए थे, अशोक मिश्रा जी। मेरा क्या था, बहुत युवाओं में पकड़ थी। मैं खेल का, बैडमिंटन का आयोजन करता था, कबड्डी टीम लेके जाता था पूरे क्षेत्र में, ब्लॉक का, और मैं शिक्षक संघ का अध्यक्ष भी था पूरे ब्लॉक का। तो वो बोले कि एक ऐसा व्यक्ति को पकड़ता हूँ जिससे कि हमको कुछ लोग मिल जाएंगे। तो गायत्री शक्तिपीठ वाले ने मुझे पकड़ा कि ऐसा व्यक्ति में साहू जी हैं जिसको युवाओं में भी पकड़ है, शिक्षकों में भी पकड़ है, माने हमारा कार्यक्रम सफल हो जाएगा ऐसा। तो मुझे उस समय ऐसा लगा कि योग, पहली बार मैंने योग को मैंने उस दिन जाना और गायत्री शक्तिपीठ से उन बच्चों ने ऐसे योग सिखाए, उसका चमत्कार मैंने देखा 3 दिन में। 3 दिन में बहुत ज्यादा तो नहीं किया। आसनों के ऊपर बहुत जोर मारते थे और मैं भी कस के आसन करता था बिल्कुल उनके साथ। और मुझे 5-6 दिन बाद मुझे हार्निया हो गया। वो आसन तो कराते थे लेकिन उसकी सावधानियां नहीं बताते थे। युवा थे, पढ़ रहे थे, विश्वविद्यालय के थे, बहुत ज्यादा जानकार नहीं थे। आसन तो बहुत जानते थे, एक से एक जानते थे, लेकिन उनके गहराइयों तक नहीं पहुंचे थे योग की, है ना। तो हमको हार्निया हो गया। तो हमने हार्निया के कारण डॉक्टर को दिखाया, बोले योग मत करो और बढ़ जाएगा। डॉक्टर बोले, यही अरुण मनहरिया बोले आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। संयोग से मैं ऑपरेशन नाम से बहुत डरता ऐसा करके। तो उसी संयोग से मैं उसी समय आस्था चैनल पर स्वामी जी का कार्यक्रम आता था आधे घंटे का। तो मैंने एक पुस्तक में पढ़ रखी थी कि जब तक कोई योग के गुरु ना मिले तब तक योग ना करें। तो मुझे उस दिन ऐसा लगा कि मैं अब इस बच्चे लोग से जो सीखा हूँ मुझे योग्य नहीं मिला। अब बाबा जी से देखता था, बस करता नहीं था, हिम्मत नहीं होती थी जब तक गुरु से न सीखो तब तक। लेकिन संयोग देखो ऐसा होते गया कि कुछ दिन बाद मैंने टीवी में देखा कि रायपुर में स्वामी जी आ रहे हैं। मैंने 4-5 दिन ही हुआ था मुझे कार्यक्रम देखते हुए और 1 नवंबर से उनकी बुकिंग हो गई। तो मैं 1 तारीख को छुट्टी लेकर रायपुर में मैंने बाबा जी के कार्यक्रम का वो लिया, क्या टिकट लिया, ताकि खत्म ना हो जाए ऐसा करके मेरे मन में ऐसी थी। तो फिर स्वामी जी से जो छोड़ा हुआ योग था उसको मैंने वहां से जाना 2004 में पूज्य स्वामी जी से, जो हमने 2-3 दिन के अंदर, मेरा 96 किलो वजन था। 3 दिन में मैंने लगभग आधा किलो पर डे के हिसाब से 1.5 किलो वजन घटा लिया। नवभारत के पेपर में आज भी 2004 उस दिन मुझे ऐसा लगा कि अब योग करना चाहिए। वो दिन ऐसे लेके आज तक फिर मैंने कभी योग को नहीं छोड़ा और आज 23 किलो वजन घटा चुका हूँ उस दिन से।
उस दिन से आज तक मेरा टोटल 23 किलो वजन घट चुका है। मैंने ऐसा था, और मैं इंस्पायर क्यों हुआ था, मैं मोटापा घटाने गया था, एक्चुअल देखा जाए मोटापा घटाने गया था। मैं टॉयलेट में बैठता था तो एक दिन क्या हुआ, नल टूट गई मेरे उठने में नल टूट गई। उस दिन से मैं सोचा आज से मुझे मोटापा घटाना है, उसी दिन सोच लिया मैंने, ठीक है, इसलिए बाबा जी के पास गया मोटापा घटाते बहुत नुकसान हो गया। अगला सवाल है रविकांत कुंकार जी का बस्तर से। योग की शिक्षा और रोजगार का भविष्य, योग की शिक्षा और रोजगार का भविष्य क्या है, ये सवाल है रविकांत कुंकार बस्तर। रविकांत जी का प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। योग की शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा से प्रारंभ होकर के उच्च शिक्षा तक अपनी यात्रा प्रारंभ करती है शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से। लेकिन केवल शिक्षा व्यवस्था पर आरूढ़ होकर के योग की शिक्षा नहीं पूरी हो सकती है। योग की शिक्षा पूरे समाज में तब बहुत तेजी से फैलेगी अपने वास्तविक रूप में, जब इसे औपचारिक रूप में और साथ ही अनौपचारिक रूप में दोनों तरीकों से योग की शिक्षा को हम ले जाएंगे। क्योंकि पूरी आबादी का एक बड़ा हिस्सा वो औपचारिक शिक्षा से वंचित है। कामकाजी लोग हैं या जिनकी उम्र आगे बढ़ चुकी है, तो वो कैसे स्कूलिंग में जाएंगे, कहाँ जाके स्कूल में सीखेंगे। तो उनके लिए जो योग शिविर जैसे योग आयोग में संचालित किया जाता है, जैसे स्वामी रामदेव जी योग शिविर करते हैं, इन योग शिविरों के माध्यम से, योग कार्यक्रमों के माध्यम से, जो प्रशिक्षण स्थान है जहाँ पे योग सिखाया जाता है उनके माध्यम से, और जो योगाचार्य तमाम समाज में अपने ज्ञान को बांट रहे हैं उनके माध्यम से इस योग को जन जन तक पहुँचाया जा सकता है शिक्षा के रूप में। दूसरी बात यह है कि हर शिक्षा का एक स्वरूप होता है। जब हम प्राथमिक स्तर पे कबीरदास जी का दोहा पढ़ते हैं तो उसकी एक अलग व्याख्या दी जाती है बच्चों को, और वही दोहा जब हम एमए में पढ़ते हैं तो उसकी और गहरी व्याख्या दी जाती है। तो प्राथमिक स्तर पे जब हम योग की शिक्षा देते हैं तो मूलतः सरल कठिन चीज को जितना सरल से सरल और रोचक बनाया जा सके वैसा किया जाता है, जिससे बच्चों की उसमें रुचि बढ़े और वो बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लें। लेकिन जब हम उच्च शिक्षा की तरफ आते हैं तो हम उसमें ऐसा रोचकता का कोई चाशनी लगाने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर जरूरत इस बात की है कि हम तथ्यात्मकता पर जाते हैं, फैक्ट एंड फिगर पर जाते हैं, साइंटिफिक इन्वेंशन पे जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पर उसका शिक्षा का स्वरूप थोड़ा सा अलग हो जाता है। आज योग एक हॉट केक जैसा है। जितने एलाइड सब्जेक्ट हैं वो योग को जैसे छीनने का प्रवृत्ति चल रहा है कि योग हमारा है, योग हमारा है। कई सारे यूनिवर्सिटी में ये नहीं तय हो पा रहा है कि योग को किस फैकल्टी और किस डिपार्टमेंट में रखा जाए। लड़ाई चल रही है। फिजिकल एजुकेशन वाले कहते हैं योग तो हमारे यहाँ होना चाहिए, क्रिकेट के साथ योगा होना। इस लड़ाई के कारण बीएचयू में 3 जगह योग पढ़ाया जाता है। एक ही यूनिवर्सिटी में योगा 3 जगह पढ़ाया जाता है। फिजिकल एजुकेशन वाले फिजिकल के हिसाब से पढ़ाते हैं, फिलॉसफी वाले फिलॉसफी के हिसाब से पढ़ाते हैं, और प्राच्य विद्या वाले योग उपनिषद वगैरह ये सब चीजें पढ़ाते हैं। तो शिक्षा का स्वरूप इसका कैसा, जहाँ जिसकी जैसी जरूरत है वहाँ उसका वैसा स्वरूप हो। जैसे योग के दार्शनिक पक्ष को पढ़ाना है तो निश्चित ही वो मूलतः दार्शनिक होगा। लेकिन अगर हम योग स्पोर्ट्स की बात करते हैं, जैसा कि ओलंपिक वगैरह में अभी योग को स्पोर्ट्स के रूप में किया जा रहा है, जरूरी भी है, ठीक है। अगर योग का विकास करने में स्पोर्ट्स का ऐसा है तो बीपीएड में उसका दूसरा पाठ्यक्रम का स्वरूप होगा। योगा को थेरेपी के रूप में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मेडिकल सिस्टम में, पैरामेडिकल सिस्टम में, तो उसके शिक्षा का स्वरूप दूसरा हो जाएगा। वहाँ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के साथ में योग को इनपुट के रूप में लेकर के फिर एलाइड जो सिस्टम है, नेचुरोपैथी है, आयुर्वेद है, और भी जो चिकित्सा की जो वैकल्पिक पद्धतियाँ हैं उनके साथ कोरिलेट करके चिकित्सा पद्धति के रूप में जाएगा। फिर योग को आज डिप्लोमेटिक
रूल्स के रूप में अपनाया जा रहा है। आपको जानते हैं, बहुत प्रसन्नता होनी चाहिए और गर्व का विषय है कि जो कार्य 70 वर्षों में अन्य उपायों से, कन्वेंशन और तमाम चीजों से नहीं हो पाया, वह कार्य 2015 में 21 जून को, जब भारत के नेतृत्व में पूरा विश्व एक साथ योग कर रहा था, 21 जून 2015 की तारीख को याद कीजिए। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? जापान में होता है, ठीक है, 3.5 घंटा पहले। और जापान में भी ओकिनावा में सबसे पहले सूर्योदय होता है, जहाँ मैं 1 महीने का प्रोग्राम किया, सूर्य नमस्कार करवाता था समुद्र तट पे एकदम किनारे। बहुत सारे लोग एक साथ करते थे, करीब 1500-2000 लोग ओकिनावा में। तो सूर्य की पहली किरण का स्वागत जापान में होता है। वहाँ से ग्लोबली योग का प्रोग्राम चालू हुआ और 174 तो ये समझिए ऑफिशियल डिजिट है। 250 से ज़्यादा देशों ने ऑफिशियली अनऑफिशियली योग का उन्होंने अभ्यास किया। योग को के माध्यम से पूरी दुनिया ने भारत को ऐसे जगत गुरु के रूप में, योग गुरु के रूप में अपना लिया। मैं चाइना का हेड था जून में। अभी किसी देश को नी डाउन करना हो तो कितने लोगों का बलिदान चाहिए भाई? हजारों लोग मर जाते हैं, तभी कोई देश घुटना नहीं टेकता है। मैं चाइना में था, बहुत सारे इवेंट्स को लीड भी करता था, बहुत सारा जगह ऑब्जर्वेशन करता था। कितनी बार पूरे चाइना के जितनी आर्मी में जाकर के वो सब कितना हेड डाउन हुए, नेट डाउन हुए, ठीक है। कितनी बार उसको शीर्षासन में खड़ा करके, एक ऐसा दृश्य था कि पूरा समझिए वहाँ का आर्मी कोर का पूरा विभाग का सब शीर्षासन में थे, सिवाय मुझको और एक और हमारे जो एमएससी के थे, 2 आदमी को छोड़ करके पूरा सब शीर्षासन में थे। समझ लीजिए मुख्य चाइना शीर्षासन में आ गया। या मोदी जी ही कर सकते हैं, ठीक है, जिस शासन में चाहे शासन में बैठा है। तो डिप्लोमेसी के रूप में ये योग का इतना ज्यादा प्रयोग है कि नए प्रयोग अभी आ रहे हैं, ठीक है। तो शिक्षा जो है, शिक्षा व्यवस्था में शिक्षाचार्य लोग कर रहे हैं, योग का सर्वांगीण विकास हो रहा है और सभी लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से औपचारिक और अनौपचारिक रूप में। तब भी आज योग के कुछ विश्वविद्यालय स्थापित हो गए जो योग के विश्वविद्यालय हैं। जैसे पतंजलि योग पीठ जो है किसका विश्वविद्यालय है? योग का विश्वविद्यालय। यश व्यास किसका विश्वविद्यालय है? योग का विश्वविद्यालय। राजीव गांधी हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी जो है मुख्यतः किसका विभाग है? योग का। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी भविष्य में राजनाथ गांव में केलॉन योग विश्वविद्यालय की स्थापना का उसमें प्रस्ताव चल रहा था, आगे कभी चर्चा होगा। कम से कम नहीं तो 150 यूनिवर्सिटियों में योग डिपार्टमेंट चल रहा है, 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में योग डिपार्टमेंट खुले हैं, सब जगह योग सेंटर्स हैं। शिक्षा में देश में चल रहा है और आगे निरंतर जमीन इसका विस्तार होगा, ऐसी हमें आशा है। धन्यवाद। हम समापन सत्र कर रहे हैं और हमारे को आने में थोड़ा बहुत समय है, तो जो समापन का जो हम समापन करने वाले थे वो वर्चुअल हमारे उद्बोधन से करने वाले थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको हम शुभारंभ कर लेते हैं। शुभारंभ से हम समापन सत्र का शुभारंभ करेंगे। तो मैं अनुरोध है कि हर जो है वो उनसे कनेक्ट हों। हमारे बीच वर्चुअल रूप से भी उपस्थित होंगे डॉक्टर अनंत बिरादर जी, जो इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा कल, आज और कल विषय पर वो अपना भाषण देंगे। तो वो हमारे टेक्निकल मेंबर उसमें जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ 2 सवाल और हैं, तो वो दोनों सवाल मेरे ख्याल से आगे होंगे। एक सवाल था सत्यराम शर्मा जी का, कि आप समझने और कौन सा खर्च था जिसे आपकी परियोजना आया, और एक और सवाल था नीता चौरसिया जी का, आज के समय में वेट लॉस को लेकर सभी पीड़ित रहते हैं, आपने मात्र 1 माह में 11 किलो बर्न किया, इसका संक्षेप में बताया। ठीक है, तो जब तक आप करेक्ट हो रहे हैं तब तक आप जवाब दे दीजिए। तो 1 माह में 11 किलो वजन घटा सकते हो, ये मैंने
किया कोशिश, है ना। मैं बोला लॉकडाउन में जब मोदी जी ने 1 महीने का